आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो पहले कभी मेरे सेमिनार के अंदर आप आए हो? कोई आया है क्या जिसने मेरे को पहले कभी सुना हो? एक दो, चलो कोई ना, काफी लोगों ने बात कर ली होगी आपसे मेरे से पहले, तो अधिकतर चीजें आपको लोगों को बताई दी होगी। कुछ मोटी मोटी बात करेंगे अपन थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 या 12 मिनट, ठीक है? उसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लेना। देखो आपको सबको ये बताई दिया होगा कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज है अपने पास, ठीक है? आप सब फाउंडेशन कोर्स के लिए बैठे हो, आप यहाँ पे तीनों फेज इसमें कवर होती है अपनी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मेंस में सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू आपका वर्बल होता है। तो आपकी हर तरह से जांच कर लेते हैं। अपन सामान लेने जाते हैं ना कुछ भी, तो ठोक पीट के लाते हैं, वैसे आपको ठोक पीट के लेती है सरकार, ठीक है? हर तरह से बजा लेती है। अब मेरा कहना यह है कि प्रीलिम्स के लिए आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो तो ऑब्जेक्टिव आप पेपर आपने और भी पहले काफी दिए होंगे, तो आरएस के अंदर बस इतना सा अंतर है कि आरएस में आपकी थोड़ी सी नॉलेज का टेस्ट करते हुए आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना होता है, ठीक है? आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके कॉमन सेंस की भी जांच होती है, ठीक है? कारण यह है कि अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर में आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे। राजस्थान की स्थापना कब हुई, उस समय मुख्यमंत्री कौन था। यहां पर आपको आरएस में थोड़े से सवाल के अंदर थोड़ी सी आपकी जानकारी की और परीक्षण किया जाता है कि जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, पुराने ओल्ड पेपर्स देखे, कितने लोगों ने देखे ओल्ड पेपर्स? तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, 70% पेपर आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेगा, ठीक है ना? पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में, इनके अंदर तो थोड़ी सी आपकी अधिक जानकारी की अपेक्षा की जाती है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आप अपने पढ़ो, जो भी नोट्स आपको दिए जाएं या आप जो भी नोट्स बनाओ यहां पढ़ के, तो वहां पर जब आप पढ़ते रहे उनको 2 या 3 बार पढ़ लें, तो जब चौथी बार पढ़े तो इस दिमाग की सोच से पढ़े कि क्वेश्चंस किस प्रकार बन सकते हैं। दिमाग में एक पढ़ने वाले का भूत नहीं होना चाहिए, केवल यह होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर मैं हूं तो मैं क्या क्वेश्चन बना सकता हूं। यदि आपके दिमाग में इस सोच को बिठा कर आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है और किस तरीके का बन सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के 3-4 नाम दे रखे हैं इतिहासकारों ने, ठीक है? क्या क्या दे रखे हैं? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ठीक है? बादशाहबाद का युद्ध, इस तरह से है, 3-4 नाम है। अब अपन जब पढ़ेंगे तो चारों नाम अपन इस तरह से पढ़ेंगे, ये इतिहासकारों के नाम और इस तरह से ये 4 उनके नाम जो उन्होंने दिए हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तब तो याद कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिंक भी कर लिया, याद भी कर लिया, सारा कर लिया। लेकिन जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ो तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि ये सवाल इस तरीके से बन सकता है कि इन तीनों चारों को आप मिलान करो। तो जब मिलान करने के लिए आपके पास सवाल एक दिमाग में बन जाएगा ना, तो आपकी सोच इस तरह की डेवलप हो जाएगी कि हाँ, ये किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछ सकता है और मेरे को कहां गलती हो सकती है और मेरे को वो चीज जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है वो पैदा ना हो, ठीक है? इस तरह से अपन को ये चीजें करनी है। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सबने बता दिया। वैसे भी एक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू जो आता है वो आपको पढ़ना है, बजट पढ़ के जाना है, और सब्जेक्ट्स में राजस्थान वाला पोर्शन ज्यादा होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, वो आप अच्छे से करके जाओ। तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना होता है, ज्यादा कुछ इसमें लोड नहीं रहता है। आप अगर स्ट्रेटजी बना के अगर तैयारी कर लेंगे प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक और चीज है प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि कई बार अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं। ये सवाल है, हम करते यह है कि सवाल जो ही पढ़ा और सवाल पूरा नहीं होता उससे पहले 2 आंखों से इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। देखते हो कि नहीं देखते हो? चारों एक साथ दिखते हैं ना, आंखें भले ही 2 लेकिन 4 दिखते हैं एक साथ। इससे होता क्या है, कोई बताएगा क्या होता है इससे? कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब पता है कि इसका नाम रमेश है, तो भी यार रमेश था, राधेश्याम था, ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि यहां क्या है, रमेश, राधेश्याम, राम, राम नरेश। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या था, क्योंकि चारों को एक साथ देख लिया। तो इसके लिए ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कोई साबित कोई वो नहीं है इस तरह से भाई 100% काम करेगा। एक जनरल ओवरव्यू अपन देखते हैं। जब मेरे साथ ये होता है तो मैं ये करता था कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शंस मत देखो, एक बार ऑप्शन मत देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार आप सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन देख के होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जनरल आपसे पूछ लिया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक है? अब आपको प्रश्न पढ़ते ही यदि आपने पढ़ाई की है तो आप हाथों हाथ इस प्रश्न के आगे आंसर लिख देंगे।
लिख देंगे, लिख दोगे ना, अगर पढ़ाई की है तो। नहीं पढ़े हो तो आएगा भी कैसे प्रश्न, पढ़ोगे तो कर दोगे। अब वहां पर ऑप्शंस उसके बाद में आप देखो, एक ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 18 मई 1576, 18 जुलाई 1576, 17 जुलाई 1576, 18 मार्च 1576, ऐसे ऑप्शन होंगे आपके पास। तो अब आप जब देखोगे कि आपके अनुसार ये होना चाहिए आंसर, तो इनके अंदर मान लीजिए कोई आंसर आपका नहीं बैठ रहा, एक आंसर बैठ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कंफ्यूजन वाली चीज तो खत्म हो गई ना। अगर आप चारों ऑप्शन एक साथ देख लोगे तो हमारे पास इतना मैटर होता है दिमाग में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जून था या जुलाई था, 18 तारीख थी या 17 तारीख थी, 1576 था या 1676 था, इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं। ऑप्शंस भी इसी प्रकार के आते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के। तो आप जब ये ट्रिक अपनाओगे ना, तो उसके बाद में आप ऑप्शंस में कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। तो भी लगता है आपको कि एक और तीन, मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, और अंत तक पेपर खत्म होने वाला है, तब तक आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, तो आप अपने जो अंतरात्मा ने क्या बोला था, उत्तर ये बोला था ना, इसी को लगाओ। 10 में से 3 तो सही निकलेंगे तो भी आप नुकसान में नहीं हो। 10 सवाल करोगे ना ऐसे, तो 3 तो सही निकलेंगे, ठीक है, 7 नेगेटिव हो जाएंगे तो भी वो 3 को बराबर कर लेंगे, नुकसान कहीं भी नहीं है आपको, ठीक है। और वैसे होता ही है कि 10 में से 5 सही निकल जाते हैं। ये कब का बता रहा हूं मैं, तुक्के मारने की तकनीक, ठीक है ना। वैसे होनी नहीं चाहिए स्थिति ये, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तुक्का नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सही क्या है दोनों में से। ऑप्शंस इस तरह के बनाए जाते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाता है। आरएस के एग्जाम में और जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें अंतर इतना सा होता है कि प्रश्न वैसा ही होता है, बस आपके ऑप्शंस होते हैं वो कठिन होते हैं, ठीक है। आपको पता होता है, एक बार सवाल पूछा था कि डीबी गुप्ता जी का पूरा नाम क्या है, या हमारे मुख्य सचिव कौन है। एक्चुअली सवाल यह था मुख्य सचिव कौन है। तो जब कोई छोटा एग्जाम होगा पटवारी का या किसी कांस्टेबल का या कोई और एग्जाम है, तो वहां 4 नाम दे देंगे, आपको पता लग रहा है डीबी गुप्ता है तो उसमें नाम डीबी गुप्ता आपको मिल जाएगा। आरएस में क्वेश्चन पूछा कि मुख्य सचिव कौन है, पहला ऑप्शन था देवेंद्र मोहन गुप्ता, मतलब डी बी से दोनों फुल फॉर्म बना दी उन्होंने। देवेंद्र भूषण गुप्ता सही नाम है ना, तो वहां ऑप्शन ऐसे ही थे, दिनेश भूषण गुप्ता, दिनेश भारती, इस तरह से सबके फुल फॉर्म क्या बन रहे थे, मतलब वो क्या बन रहे थे, शॉर्ट फॉर्म डीबी डीबी बन रहे थे। तो दिमाग पे जोर देना पड़ा ना आपको। तो ऑप्शंस कठिन है, सवाल कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को सही चूज करना, यही आरएस की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब चलते हैं अपन मेंस पे। मेंस में ऐसा है कि सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आपको सब बता दिया कि कितने पेपर होते हैं, क्या होते हैं, कितने नंबर का होता है, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। तो वहां सबसे बड़ा जो मैटर है, 2 चीज, पहला है आपके नॉलेज का टेस्ट, किसका टेस्ट, दूसरा है आपके स्किल का टेस्ट। इन 2 तरह से आप नंबर लेके आ सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जाएं। तो पहला तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। नॉलेज का मतलब यह है कि अगर कोई प्रश्न आया है तो उसका उत्तर पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है ना। अरे आप कोई प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर तो पता हो कि हाँ ये है महाराणा प्रताप के बारे में, मुझे ये 4 बातें पता है, मैं जानता हूं इसको, ठीक है। दूसरी बात है स्किल। स्किल किस बात की, स्किल इस बात की कि आप उस उत्तर को किस बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, उन 3 लाइन के अंदर या उन 5 लाइन में या उन 10 लाइन के अंदर। एक 8वीं क्लास के बच्चे की वही सवाल आता है एग्जाम में जो आपके आता है मेंस के अंदर, ठीक है। एक 8वीं क्लास का बच्चा उसको अपने तरीके से लिखता है, तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप एक ग्रेजुएट हो, एक आरएस एस्पिरेंट हो, तो आप उस उत्तर को कितना अच्छा लिख सकते हो। वरना आंसर तो 8वीं क्लास का बच्चा भी लिख रहा है, 8वीं क्लास के बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना सामाजिक के, वैसे पेपर आरएस मेंस का आता है। कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो ज्यादा ही कठिन होगा तो किसी को नहीं आ रहा तो लेना ही नहीं, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे अगर किसी को आ ही नहीं रहा है तो उसका तो क्या टेंशन लेना, जो सबको आ रहा है उसको हम कितना बेहतर लिख पाते हैं, बस वही आरएस मेंस को पास करने का तरीका है, ठीक है। इसमें एक ये लिखने की जो स्किल है ये आएगी आपकी प्रैक्टिस से। जितना आप क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है, और उसको अपने एनहांस करोगे अपनी स्किल को, ये इन 3 चीजों से आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी। आप लिखने की प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट में कैसे बेहतर लिख पाते हो, इन 3 लाइन के अंदर मैंने कितने फैक्ट लिखे और मैं उन 3 लाइन में और कितने फैक्ट ऐड कर सकता हूं, किसी और तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं मैप बना सकता हूं, क्या मैप में मैं कोई नॉमिनेशन दे सकता हूं क्या। तो इस तरीके की चीजें आप जब धीरे धीरे सीखोगे तो वो किससे आपकी क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगा और आपके एक अच्छा आंसर लिखने में आ जाएगा। यदि आप ने कभी मेंस दिया है पहले, इससे किसी ने दिया हुआ है मेंस, यदि आप देखोगे पेपर में तो आरएस मेंस में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। 200 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 नंबर लेके आना है बस। कितने लेके आने,
100 नंबर पे आप टॉपर्स में हो, ठीक है, 800 में से 400 नंबर ले आओ, 400 सवा 400 अपने आप हो जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो करना क्या होता है, देखो जैसे 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर के सवाल में आप 1 नंबर लेके आ रहे हो तो बहुत है ना, लेकिन हर क्वेश्चन में आना चाहिए आधा नंबर, कम पड़ जाएगा तो कम रह जाएगा। हम किसी के अंदर 1.5 ले आते हैं, किसी में हम 2 ले आएंगे, किसी में हम 1 ले आएंगे, इतना सा अंतर है। आप टेस्ट दे रहे हो आपस में, टेस्ट की बात बता रहा हूं मैं, टेस्ट में आपको कैसे इंप्रूव करना है। जब आप टेस्ट दोगे, पढ़ा तो देंगे ही सब, तो आपको लगा कि मेरे इस क्वेश्चन में 1 नंबर मिल रहा है और इसको मिल रहा है 1.5 नंबर, इसको मिल रहा है 2 नंबर। आप ये सोचते हो कि यार 1.5 है, कोई बात नहीं, 2 नंबर आ जाएंगे, 2 1.5 में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 2.5 मिल रहे हैं, किसी को 3.5 मिल रहे हैं, तो 3 वाला सोचता है यार ज्यादा अंतर नहीं है, 3.5 ही तो है, आधे नंबर का ही तो अंतर है। 2.5 वाला सोचता है यार 3 वाला तो ठीक है, आधे नंबर का ही तो अंतर है। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 5, 5.5, 6 यही मार्क्स मिलते हैं। किसी को ज्यादा मिल जाए वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, बाकी नॉर्मल मार्क्स ये 5, 5.5, 6 ये नंबर। हम ये सोचते हैं जब टेस्ट देते हैं तब क्या फर्क पड़ता है यार, आधा नंबर ही तो कम मिला है, कोई बात नहीं। ये जो आरएस में सिलेक्शन का जो गेम है ना, ये जो खेल है, ये केवल आधे नंबर का खेल है। कितने का है? आधे नंबर का खेल है। कैसे? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, हर पेपर में लगभग 48 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? फर्स्ट और थर्ड में 48 होते हैं, सेकंड में थोड़े 3 ही सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन की संख्या कम हो जाती है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। हर क्वेश्चन में यदि आप 3 की जगह 3.5 लेके आते हो, 5 की जगह 5.5 लेके आते हो और 1.5 की जगह अगर मान लीजिए आप 2 लेके आते हो, ज्यादा अंतर नहीं है ना। कितने क्वेश्चन हो गए? 48 क्वेश्चन में इसके कितने नंबर ज्यादा हैं? कितने नंबर ज्यादा हैं इससे? 24 नंबर। कितने पेपर हैं? कितने हो गए टोटल मार्क्स? 100 मार्क्स मान लें अपन, 100 मार्क्स मान लें। ये 100 मार्क्स का अंतर किससे पैदा हुआ? इस आधे नंबर से। किससे पैदा हुआ है? आधे नंबर से। और जो आरएस मेंस जब का रिजल्ट आता है ना, तब कट ऑफ गई थी 344 और हाईएस्ट मार्क्स है 448। कितना अंतर है दोनों में? 104, 100 का एवरेज 100 का अंतर है ना। 344 के नीचे का मेंस क्लियर नहीं है और 448 किसी के नंबर नहीं है, तो है ना आधे नंबर का गेम। फिर आधा नंबर कहां से आएगा? आधा नंबर इससे नहीं आएगा जो मैंने पहले लिखा था, नॉलेज और स्किल, ये इससे नहीं आएगा, ये इससे आएगा। आई क्या कुछ बात समझ में? अरे और बातें तो सब हो गई, मैं तो केवल ये काम की बात बता रहा हूं भाई, ज्यादा टाइम आपका खराब ना हो, काफी टाइम हो गया, मैं लेट हो गया आज आने में, वरना और आपकी लंबी लेते हैं। तो काम की बात यह है कि नॉलेज से आधा नंबर नहीं आएगा। नॉलेज से तो आप वो 5 नंबर तक पहुंच रहे हो, लेकिन वो आपको चाहिए क्या सिलेक्शन के लिए? 5.5। तो ये यहां से आएगा, ठीक है। ये कोचिंग वाले दे देंगे आपको, लेकिन ये आपको खुद को सीखना है। और मैंने तरीका बता दिया कैसे सीखना है। हर सब्जेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। ज्योग्राफी है तो मैप बनाओ आप, साइंस है तो उसमें कोई डायग्राम हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकती है, इकोनॉमिक्स है तो उसमें क्या डाटा हो सकता है, क्या आप एक्स्ट्रा डाटा लेके आते हो, अखबार में कोई नई चीज चल रही है, करंट अफेयर्स आप डाल रहे हो सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट भले से हिस्ट्री का हो, हिस्ट्री में आपसे पूछ लिया कोई नई चीज, जैसे आजाद पार्क का नाम सुना है आपने? चंद्रशेखर आजाद की जहां डेथ हुई थी, उस पार्क का नाम क्या है? अल्फ्रेड पार्क है, ऐसा कुछ नाम है। अब वहां पर अभी मोदी जी ने कुछ किया है, अब नया लेटेस्ट है। आप केवल पुरानी बातें लिख रहे हो, आपने एक लाइन में अगर ये चीज भी डाल दी ना, तो वो आधा नंबर लेके आएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस आधे नंबर के लिए मेहनत करनी है आपको, आधे नंबर से कम के लिए मेहनत नहीं करनी है। ये तो मेहनत करनी ही करनी है, ये तो ये करवा देंगे, आप रट लोगे तो भी आ जाएंगे 5 तो, ठीक है ना। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई कि सबके समझ में आ गई ना? दूसरी बात ये है कि पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं, सबके अंदर अगर आप नंबर लेके आते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सबके अंदर नंबर लेके आओ, कहने का मतलब आप हर प्रश्न आपको आना चाहिए, हर प्रश्न आप अटेम्प्ट करो। कोई कोई आपने कॉपियां देखी होगी पुरानी, किसी ने कॉपियां देखी होगी, किसी किसी में 10 नंबर मिल गए, या किसी ने वो 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, 0 नंबर है उसके, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सब में 5 नंबर लेके आ रहे हो ना, तो भी आप ऊपर हो। मेरी कॉपी देखोगे तो सब में 5, 5.5, 6 ये मार्क्स है, लेकिन हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में अगर 5, 5.5 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आप आराम से वो जो ये 100 नंबर वाला क्राइटेरिया है ना, यहां पहुंच रहे हो ना। आप क्या दिक्कत है? मेरे सारे पेपर में 100 से प्लस नंबर है और हाईएस्ट मार्क्स होते हैं ये, ठीक है ना। फोर्थ पेपर को छोड़ दें तो अपन फोर्थ पेपर में अपने मानते हैं कि 120 के ऊपर जाएंगे तो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं,
बाकी और पेपर में अगर आप थर्ड पेपर में 100 नंबर लेके आ रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि टॉप 10 में हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये चीजें धीरे धीरे आप सीख लोगे, अभी शुरुआत है आपकी। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आपको काम कहां करना है। पहली चीज नॉलेज, नॉलेज गेन करनी है जो पढ़ाए उनसे। दूसरी चीज आपको स्किल की अपग्रेड करनी है। स्किल किसकी? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल अपग्रेड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, चीजों में क्या सुधार हो सकता है उसको देखना पड़ेगा। आप टेस्ट दोगे, आपको बताएंगे कि इसमें ये चीजें कमी है, आप ये भी लिख सकते हो। किसी को 3.5 नंबर मिल रहे हैं, आपको 3 मिल रहे हैं, तो उसको आधा नंबर क्यों ज्यादा मिला, उसका एनालिसिस करके आप उसको अपने अंदर लेके उसको अगली बार सुधारोगे तो वो फायदेमंद होगी। ठीक है, और आप बताओ, अब बाकी तो सारी चीजें बता दी लोगों ने। आपका कोई प्रश्न हो? दाब गए सुबह सुनते सुनते है? कोई क्वेश्चन आपका किसी का? कोई भी, कुछ भी। जॉब में कितने लोग हैं? तो एक और चीज बताता हूं मैं, जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करोगे। मैं 2013 से सर्विस में था, तो 9 साल तो मेरे को हो गए सर्विस में रहते हुए। सर्विस में रहते हुए मैंने प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो आपको मैनेज ये करना है कि यदि आपका ऑफिस 9:30 से 6 का मान लो आप, तो आप आराम से डेली के अगर 5 घंटे डेली के निकाल लेते हो ना, अदर कोई बोल रहा हूं मैं, जो जॉब में नहीं हूं, तो आराम से 5-7 घंटे निकाल सकते हो आप लोग डेली। और कंटिन्यूस आप अगर 5-7 घंटे निकालते हो तो आपकी स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कुछ नहीं करना, जो यहां पढ़ा दे उसको शाम को जाके पढ़ लो, और एक बार आप सुबह उसको रिवाइज करके आ जाओ। उसके बाद उसको 3 दिन में पढ़ लेना और 7 दिन में पढ़ लेना, उसके बाद 15 दिन में पढ़ लेना। वो चीज भूलेंगे नहीं। अपने कितनी बार पढ़ लिया एक चीज को अपन ने? 5 बार। 5 बार पढ़ लिया कितने दिनों में? हो सकता है क्या इससे बढ़िया कुछ काम? लेकिन कब होगा ये चीज? जब आप कंटिन्यूटी रखोगे, रेगुलरिटी रखोगे। ठीक है ना? चीजें क्या है, दिमाग में चलती रहती है, तो उसके बाद तो पिक्चराइज हो जाती है। मतलब आज अगर मैंने 2017 में अगर कुछ पढ़ा था, तो मुझे आज भी याद है कि उस किस कॉपी के किस पन्ने पे लिखा हुआ है। तो अपन जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी अच्छी याद होगी। एक और चीज है कि आप, ये चीज शायद कोई बताता नहीं है, आप अगर, ये नोट्स हैं आपके कोचिंग के जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको किताबें कई बताएंगे लोग कि इतनी किताबें मार्केट में, हिस्ट्री की ये किताब पढ़ लो, ज्योग्राफी की ये पढ़ लो, ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, राजस्थान बोर्ड की पढ़ लो, सारी पढ़ लो। तो हर सब्जेक्ट की मोटे मोटे सब्जेक्ट होंगे तो 4-5 किताबें आपको बता ही देंगे लोग। ठीक है, मेरे से पूछोगे तो मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है? 5 किताबें अगर 5 बार पढ़ोगे तो 5 महीने लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 5 महीने। सबसे बढ़िया काम क्या करना है आपको? सबसे पहले नोट्स पढ़ना है। मैं फायदे बताऊंगा उसके। नोट्स पढ़ने के बाद उस नोट्स को आप कम से कम 5 बार पढ़ दो, और 5 बार आपको 1 महीना बहुत है। अगर सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद भी 1 महीना बहुत है आपको 5 बार पढ़ने के लिए, क्योंकि आप डेली जब पढ़ते जाओगे ना, चीजें वैसे ही याद रहेगी आपको। जब इसको आप 5 बार पढ़ लोगे तो आपका ये मान के चलो कि उस सब्जेक्ट का 70% मैटर आपको याद है जो परीक्षा में आएगा। और 10 में से अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको तो अच्छे हैं। 10 में से 7 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे हैं ना। ठीक है, क्योंकि बचे हुए 3 क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 किसी को नहीं आएंगे। ये भी दिमाग में रखना हमेशा आपने। जो क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, वो किसी को नहीं आ रहा है, उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने हमारे मेंस में जाने कितने % छोड़ के आए हैं जो आते ही नहीं थे हिस्ट्री में। आप मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आए। हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन जिसने किया है वो तो मेंस में पास भी नहीं हुआ। जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, साइंस के 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे थे, तो उनको छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक है ना? तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके यहां से अटेम्प्ट हो रहे हैं नोट्स पढ़ने से केवल। अब आप चाह रहे हो कि मैं बुक भी पढ़ूं, तो जब ये नोट्स पढ़ लोगे उसके बाद आपको एक किताब उठाओ और उस किताब को एक यूं पन्ने पलटो केवल आप, और उन पन्ने पलट के आप ये देखो कि जो चीज इस मेरे नोट्स में थी उसके अलावा इस किताब में क्या है। जो इस नोट्स में वो इस किताब में तो है ही, तो ये अच्छी किताब है। इसके अलावा आपको 2 बातें हर पन्ने पे एक्स्ट्रा मिलेगी केवल। कितनी मिलेगी? 2 बातें, 1 या 2 बात, 3 बात से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, जो आपके नोट्स में नहीं है। और ये पता कब लगेगा? जब आपको नोट्स याद होंगे, तभी तो पता लगेगा ना कि किताब में एक्स्ट्रा क्या है मेरे नोट्स से। उसको आप अपने नोट्स के अंदर जो ऊपर लाइनें होती है ना साइड में, इधर इधर ये वहां चिपका दो, और हर चैप्टर के बाद 1-2 पन्ने छोड़ दो, तो वो आसानी होती है चीजों को नोट डाउन करने के अंदर। कुछ एक्स्ट्रा हमको मिलता है, तो आप आज पढ़ रहे हो, आज के साल भर बाद एग्जाम हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा साल भर में, तो अपडेट करने के लिए छोड़ दो उनको, आप अपडेट कर लो। तो इस तरह से आपने ये किताब पढ़ डाली, 15 दिन 20 दिन के अंदर आप इस किताब को यूं एक बार, केवल एक बार नजर घुमानी है आपको क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर, बस। और इस किताब को उसके बाद पैक कर दो।
इसके बाद इस किताब को उठाया आपने, इसको भी फ्रीक्वेंट आपने, टाइम मिल रहा है तो उसके आपने यूं जनरली इसको पलटे पन्ने, आपने कुछ एक बातें आपको मिलेगी वो आप इसमें और ऐड कर लोगे। इसमें 70% मैटर पहले से था, अब इसमें 75% मैटर हो गया है। जबकि इस किताब में अगर मान लीजिए 70% मैटर इसमें था, इसमें 75% मैटर था, तो आपने जो एक्स्ट्रा मैटर था ना, ये 2% मैटर यहां का और ये 5% मैटर यहां का, ये आपने कहां ले लिया है? आपके नोट्स में आ गया ना ये मैटर आपके। तो अब इन किताबों को पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत। क्या पढ़ना है आपको? नोट्स। तो आपके नोट्स इन किताबों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर सारी चीजों का समावेश है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो रिलेटेड टॉपिक है उसके अंदर आप ऐड कर दो। इकोनॉमिक्स की कॉपी खोल के बैठो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में क्या अपडेट आया, क्या चीजें हुई, रेपो रेट में क्या चेंज हुआ, कोई नई कोई पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है, आप अपने डाटा वहां अपडेट कर दो साथ के साथ। तो दोबारा उस करंट अफेयर्स की कॉपी किताब को पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। बाद में एक बार जो जनरली आपको दोबारा रिवाइज के हिसाब से देख लो। तो एक ये चीज अपनानी है, फालतू किताबों में आपको ध्यान, अपना जो टाइम है वो खराब नहीं करना है। जब आपको नोट्स याद हो जाएं तब आपको किताबें देखनी है। यदि आप इन 5 किताबों को एक एक बार पढ़ोगे ना, तो 5 बार पढ़ा आपने और कितना टाइम लग गया। कोई एक बार पढ़ने में कोई किताब याद नहीं होती है, इंडेक्स भी पता नहीं पड़ेगा क्या है इसमें एक बार पढ़ने के अंदर, ठीक है ना। जबकि आप इन्हीं नोट्स को अगर 5 बार पढ़ दोगे ना, तो ये 70 के पूरे याद हो जाएंगे आपको, 100% याद हो जाएंगे नोट्स आपको। तो काम की चीज तो यही है ना। 10 में से 7% हो रहे हैं, क्या चाहिए अपने को और? ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेहनत, मतलब ये मान के चलिए कि 70% मेहनत आपको यहां करा देंगे, 10% मेहनत आपको और करनी है आपको टॉप रैंक्स में आने के लिए। सिलेक्शन तो केवल ये नोट्स पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा। केवल ये नोट्स, कोई किताब मत पढ़ो आप, केवल नोट्स पढ़ोगे ना। लेकिन नोट्स कैसे पढ़ने? 100% याद हो जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको और लगता है कि नहीं मेरे को इससे तो मैं तृप्त हो गई आत्मा मेरी नोट से, तो ये तो मेरे को सारे याद है और कुछ मेरे को करने के लिए मेरे पास समय है और कुछ करना है, तो आप जो भी अच्छी किताब है वो पढ़ो, उससे आपकी नॉलेज ही गेन होगी, आप और अच्छा उस अपने आंसर्स को बना पाओगे। उसमें कोई वो नहीं है कि आप किताबें मत पढ़ो, पढ़नी है, लेकिन किस तरीके से पढ़नी है? इस तरीके से पढ़नी है, ठीक है ना, अपना मैटर एनरिच करने के लिए। ठीक है। और तो क्या बता रहा था मैं, बहुत है इतना ही आज के लिए। तो कोई सवाल हो आपके? कोई सा भी मीडियम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरपीएससी में हिंदी रखो चाहे इंग्लिश रखो, जिसमें आप भाषा में अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हो उस भाषा में लिखो आप। मेरे 12th तक हिंदी मीडियम था, ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश मीडियम से रहा और मैंने आरपीएससी में आरएस हिंदी मीडियम से दिया है। इंग्लिश मीडियम का बेनिफिट जस्ट लाइक इतना सा है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नंबर मिल जाते हैं, बस। ठीक है ना, इतना सा फायदा होता है, बाकी फायदा लेना अपने पे होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम जल्दी लिख पाते हैं, टाइम ज्यादा अपना खराब नहीं होता, सेंटेंस अपन छोटे बना पाते हैं। तो अपनी हिंदी में स्पीड इतनी कर लो ना कि हिंदी इंग्लिश वाले से पहले पेपर खत्म कर लो। वो तो अपने को खुद को अच्छा करने पे है। अब कोई मान लीजिए कि अब तक हिंदी में पढ़ता रहा कि नहीं यार इंग्लिश में अच्छे नंबर मिलते हैं इसलिए इंग्लिश मीडियम लूंगा, तो इंटरप्रेट कैसे करोगे मुझे बताओ आप? ये को रटने वाली थोड़ी है कि स्टोरी याद करके यार यहाँ छापनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जो पढ़ के जाओगे उसको अप्लाई करना पड़ता है, एज इट इज कुछ नहीं आता है पेपर के अंदर। ठीक है ना। आप अगर डीपीएसपी पढ़ के जाओगे, मूल अधिकार पढ़ के जाओगे, तो वहां सवाल पढ़ेगा, पूछेगा मूल अधिकार में से ही, लेकिन अब एप्लीकेशन पूछेगा उसके आपसे। वहां सोच के लिखना पड़ता है क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह से रिलेट करना है आंसर को। पर थोड़ा सा तो आप, वो तो 8वीं क्लास में पूछ लेगा, वो तो मूल अधिकार बताओ 5, वो तो 8वीं क्लास में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो कुछ आपसे कुछ तो चाहिए उसको एक्स्ट्रा। और देखो ऐसा है, आरपीएससी का ये तो एक कुछ भी कह लें अपन, कुछ कमी एस्पिरेंट्स की होती है, कुछ कमी आरपीसी की होती है। कई बार हम बिना बात कोर्ट में चले जाते हैं, कई बार आरपीसी कुछ कमियां होती है उनकी वजह से कोर्ट में लटक जाती है कई बार। तो जनरली वही 3-1 साल का आरपीएससी का पीरियड हो जाता है आरएस के लिए कि एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। ठीक है। कई बार ये 2010 के अंदर 1 साल में भी कंप्लीट कराई हुई है आरपीएससी ने, और मुझे लग रहा है कि अगर इस बार कोई अगर लफड़ा नहीं हुआ तो इस बार भी 1 साल में हो जानी चाहिए। लेकिन वो तो लफड़े तो पहले ही तैयार हैं 21 वाली भर्ती के लिए भी, है ना। अभी बड़ी मुश्किल बेंच करवाई है डेट आगे बढ़ा बढ़ूगे। तो ऐसा है, देखो मेरा कहना यह है कि आप जॉब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एग्जाम सारे दो, लेकिन भटको मत अपनी तैयारी से। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बिल्कुल आप कुछ सब कुछ छोड़ दो के आरएस के लिए पढ़ो, 3 साल लगे चाहे 5 साल, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आप सारे एग्जाम दो जो रिलेटेड है आरएस के सिलेबस से। आप सिलेबस उठा के देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस उठा के देख लो, मेंस वैसा ही है। प्रीलिम्स का देखो आप जनरली,
प्रीलिम्स के सिलेबस के अनुसार कौन कौन से एग्जाम अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको लिस्टिफाई करो आप। उसमें आप जो एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबल हो, उनके एग्जाम दो, जॉब लग जाती है आप जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जॉब वालों को मैं बता रहा था कि आराम से आप सुबह 2 घंटे निकालो, अपने ऑफिस आवर्स में 1 घंटा निकाल लो, और शाम को जब आप ऑफिस से आ जाओ तब वो 2 घंटे और निकाल लो, रात को 8 से 10, सुबह 6 से 8, और दिन में 1 घंटा, 5 घंटे हो गए आपके डेली के। और 5 घंटे में कह रहा हूं, अगर कोई जॉब में है और अगर वो 5 घंटे तैयारी कर रहा है तो सफिशियंट है। सैटरडे संडे आप अपने उसको बढ़ा लो, 5 से 10 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो आप जैसे एसआई का एग्जाम होता है, एज इट इज सिलेबस है आरएस के प्रीलिम्स के अनुसार, ठीक है। कई अपने अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाती है, वीडियो है, पटवारी है, ठीक है। इसके अलावा कई और अदर डिपार्टमेंट्स के एग्जाम होते हैं। और भी अगर आपको कोई, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, लेब असिस्टेंट का एग्जाम हो रहे हैं, जेईएन का एग्जाम हो रहा है, तो जेईएन का भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान के आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जेईएन की स्टडीज पे फोकस मत करो, लेकिन उन 50 क्वेश्चन पे फोकस करो कि मैं कितना पढ़ के आया हूं और इनमें से मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। और ये गारंटेड है, अगर आप यहाँ नोट्स पढ़ के भी अगर जाओगे ना, मतलब आप जो तैयारी कर रहे हो, नोट्स प्लस आपने जो अपनी मेहनत की है, वहां 50 क्वेश्चन आते हैं ना अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में, तो 45 क्वेश्चन के प्लस अटेम्प्ट करते हो आप। तो आप ये देखो ना कि आपकी तैयारी कितनी है, ये चेक करते रहो। और आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है, साथ में मान लो इंजीनियरिंग अच्छी की हुई है, जो भी किया हुआ है, तो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब करो, क्या दिक्कत है। पर एग्जाम देने चाहिए, एग्जाम देने से आपको खुद को पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह से मुझे क्या सुधार करने हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, एग्जाम पेपर देते हुए मैं क्या सुधार करने हैं, ये चीजें पता लगती है। और कोई अपनी शंका कोई हो मन में? कोई शंका नहीं है, सब तैयार हो आरएस के लिए? हाँ, सब। तो बस जिंदगी में ध्यान रखना कि बस आपको परिश्रम करना है। क्या करना है आपको? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सारे करने हैं। बिना हार्ड वर्क के कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, पहले एक बात तो ये ध्यान रखना। और केवल हार्ड वर्क से आप परेशान हो जाओगे, इसलिए थोड़ी बहुत अपना स्मार्ट जो माइंड है ना, उसको भी काम में लेना है। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है स्मार्ट वर्क, लेकिन आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हुए अपनी स्टडीज करनी है। और हमेशा अपना जो मेहनत है वो करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका अपने आप अपना रिजल्ट पता लग जाएगा। भगवत गीता का श्लोक सुना है आपने? कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, आता है ना। महाभारत देखी हो किसी ने पुरानी? देखिए क्या? तो बोलता है ना उसमें, तो क्या मतलब है उसका? कि आपको पृथ्वी में भेजा गया है केवल कर्म करने के लिए। क्या करने के लिए भेजा है? तो वापस आपका कर्म ही कर्तव्य है। आपको अपना कर्तव्य निभाना है, वही आपका कर्तव्य है इस जीवन में। बस फल देना सब ईश्वर की इच्छा है और आपकी मेहनत पे है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। कोई और प्रश्न नहीं है आपके तो? ठीक है, खत्म इसके बाद। हेलो, क्लासरूम वगैरह बता दिया? हेलो, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग में आए थे, गुड आफ्टरनून हो गया ना। तो बैच का टाइमिंग वगैरह बता दिया आपको? अरे आरएस बनने के लिए आए हो, आपको टाइमिंग पता है या नहीं पता? हाँ तो ऐसे बोलो ना। फीस वगैरह बताई थी सर ने, बट 88 बताइए। तो हाँ 88 ही है, ज्यादा करनी है क्या? हाँ तो थोड़ी सी फीस है, बस 88,000 रुपये मात्र है ना।